फ्रेंड्स, थोड़ा सा 2 दिन मैं क्लास नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। बिना टाइम खराब करे अपन थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम के केवल 10 दिन रह गए। नहीं तो अब डायलॉग वायलॉग सब बंद। अब 10 दिन बिल्कुल सीरियसली फटाफट फटाफट। आज का जो अपन ने टॉपिक्स चालू किया कर रहे हैं वो कर रहे हैं जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप वही राजस्थान बोर्ड की बुक 12th की आप सामने रख लेंगे और फटाफट फटाफट जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स बनते हैं इस पर अपन डिस्कस कर लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन जीरो ग्रुप पर आता है, वो कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा। जैसे पिछली बार तो इजी सा क्वेश्चन आया था, ये पूछा था कि जो अपने रोड पर ये विज्ञापन वगैरह लगे रहते हैं, वो मैं राजस्थान बोर्ड की बुक से था, अभी मैं बता दूंगा। जो ये अपने रोडों पर जो विज्ञापन वगैरह लगे रहते हैं, तो इसके अंदर जो बड़े बड़े शाइनिंग बोर्ड्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर कौन सी इनर्ट गैस भरी होती है। पिछली बार आपके सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जीरो ग्रुप की, राजस्थान बोर्ड की बुक से ही बात कर रहे हैं। अब आप सबको पता है कौन कौन सी आपकी इनर्ट गैसेज हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और एजी नहीं ओजी, ऑर्गेन्सॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनॉन का 54, रेडॉन का 86, एजी का 118। एजी नहीं ओजी है, ऑर्गेन्सॉन। ठीक है। अब पहले नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, आपके कोर्स में दे रखा है, इसकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। तो आप सब जानते हैं कि ये वर्ग संख्या 18 में आते हैं और ये सातों आवर्त में है। ये पहले आवर्त में, ये दूसरे आवर्त में, ये तीसरे आवर्त में, ये चौथे आवर्त में, ये पांचवें आवर्त में, ये छठे आवर्त में और ये सातवें आवर्त में। तो इसकी स्थिति आपको पता है, वर्ग संख्या 18 में, साथ ही साथ 7 आवर्त में। जीरो ग्रुप में क्यों रखते हैं? क्योंकि इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसका कारण यह होता है कि इसकी जो परमाणविकता होती है वो जीरो होती है। आप सबको पता है हीलियम He2 फॉर्म में नहीं मिलता, यानी कि जैसे हमने ये कहा कि फर्स्ट ग्रुप इसीलिए कहा क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनमें एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और जो इनर्ट गैसेज होती है उनमें ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है और ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि इनका भाइतम कोश पूर्ण भरा हुआ होता है। इसीलिए इनको जीरो ग्रुप कहा जाता है या वर्ग संख्या 18 में रखा जाता है और आवर्त संख्या 1 से 7 तक रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 ये मिल सकता है कि वायुमंडल में आप सबको पता है इन इनर्ट गैसेस के अंदर जो सबसे ज्यादा इनर्ट गैसेस मिलती है वो आर्गन मिलती है। वायुमंडल में आर्गन गैस का जो परसेंटेज है वो लगभग आप सबको पता है कितना परसेंट होता है, 1% होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बनाया जा सकता है कि इनर्ट गैसेस के अंदर वायुमंडल में बहुतायत से पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो आप सब कहेंगे कि कौन सी गैस है बहुतायत से पाई जाने वाली, तो आप सबको पता है कौन सी गैस है, आर्गन गैस है। ठीक है। अब अगर हम बात करें एक कॉन्फ़िगरेशन की, तो राजस्थान बोर्ड की बुक में एक ऑर्गेन्सॉन का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। इस ओजी पर पॉसिबिलिटी है कि ऑर्गेन्सॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ लिया जाए, तो कैसे लिखेंगे ऑर्गेन्सॉन ओजी। अब आप सबको पता है इसका परमाणु क्रमांक 118 है। अब ये पहले आवर्त में है, ये दूसरे आवर्त में है, ये तीसरे आवर्त में है, ये चौथे, ये पांचवें, ये छठे और ये सातवें आवर्त में है। अब सातवें आवर्त के अंदर एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, एस एफ डी पी। जो n का मान होता है, यानी सातवें आवर्त की मान बात की जाए, तो जब n बराबर 7 होता है तो s भी 7s होता है, p भी 7p होता है, f आपका 5f होता है और d आपका 60 होता है, यानी 7s 7p। जो n है वही s और p होता है, f n-2 होता है और d n-1d होता है। अब ऑर्गेन्सॉन का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो सबसे पहले आप लिख दोगे रेडॉन। रेडॉन भरते ही आपको पता है 86 का काम खत्म हो गया। उसके बाद भरा जाएगा 7s2, फिर भरा जाएगा 5f14, फिर भरा जाएगा 6d10 और फिर भरा जाएगा 7p6। आप चेक कर सकते हैं 118 हो गए, 86,
86 और 14 आपको पता है 100, 110, 112 और 6 कितना हुआ 118। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी इनर्ट गैस मिलती है, आर्गन। दूसरा क्वेश्चन, ऑर्गेनसॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 7s2 7p6, क्योंकि ये 7वें आवर्त में आता है। और वर्ग संख्या आप सबको पता है कि ये p ब्लॉक का तत्व है, अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में जा रहा है, p ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट, अगर अगली बात की जाए तो राजस्थान बोर्ड की बुक में अगली चीज इन्होंने दी है क्या, कुछ मेन बातें हम करें तो, जैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जा सकता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अब आप सबको पता है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसों के बीच में वान डेर वाल बल पाया जाता है। भाई अक्रिय गैसें हैं, उनके बीच में हमेशा वान डेर वाल बल मिलता है, और वान डेर वाल बल डिपेंड करता है अणुभार पर। और बॉइलिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं वान डेर वाल फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए हीलियम से ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नियॉन का होगा, नियॉन से ज्यादा आर्गन का, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टॉन का, और क्रिप्टॉन से ज्यादा जीनॉन का। क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कैसा है। तो आपको पता है अक्रिय गैसों के बीच में वान डेर वाल बल पाया जाता है, और वान डेर वाल बल जो डिपेंड करता है वो मास पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। ऊपर से नीचे आने पर मास बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसीलिए आपसे पूछ ले कि इन सब में बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे कम है, हीलियम का। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन में सबसे ज्यादा किसका है, तो आप कहेंगे जीनॉन का। अब कुछ जनरल पॉइंट्स राजस्थान बोर्ड की बुक में। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप सबको पता है इनर्ट गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सिर्फ हीलियम को छोड़ दीजिए, सबका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 NP6। दूसरी बात की जाए साइज की, तो आप सबको पता है किसी भी आवर्त में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा आकार अक्रिय गैसों का होता है, क्योंकि उनके अंदर कौन सी त्रिज्या मिलती है, वान डेर वाल त्रिज्या मिलती है। और वर्ग की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे आप सबको पता है साइज बढ़ता है। तीसरी चीज हमसे पूछा जाए आयनन विभव, तो आप सबको पता है कि आयनन विभव अक्रिय गैसों का सबसे ज्यादा होता है। अपने आवर्त में सबसे ज्यादा आयनन विभव अक्रिय गैसों का है। रीजन आप सबको पता है कि इनका पूर्ण भरा हुआ कक्षक है, NS2 NP6 विन्यास होने के कारण ये स्टेबल है। अतः इनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि अपने आवर्त में सबसे ज्यादा जो आयनन विभव है वो किसका होता है, अक्रिय गैसों का होता है। और पूरी पीरियोडिक टेबल में पूछा जाए सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका है, तो आप कहेंगे अक्रिय गैसों का। और अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा किसका है, हीलियम का, क्योंकि वर्ग में तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ने के साथ आयनन विभव आपको पता है कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, पहले यह माना जाता था कि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है, क्योंकि इन सबके अंदर अक्रिय गैस विन्यास है, NS2 NP6 विन्यास है, स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन आजकल ये मानते हैं कि इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा सकता है, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए राजस्थान बोर्ड की बुकों के हिसाब से इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक मानी जाती है। और पहले ये कहते थे कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, 0 होती है। उम्मीद करता हूं ये वाले पॉइंट्स आपके समझ में आ गए होंगे। अब सबसे पहले आप सबको पता है कि जो अक्रिय गैसों का कंपाउंड बनाया गया वो नील बर्टलेट ने बनाया था। नील बर्टलेट ने क्या है, एक कंपाउंड बनाया O2+ PtF6-, और इसी से मिलता जुलता इन्होंने एक कंपाउंड और बना दिया HCPtF6। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो कंपाउंड बनाया अक्रिय गैसों का वो किसने बनाया है, नील बर्टलेट ने बनाया है। और जो वो कंपाउंड बनाया वो बनाया HCPtF6 बनाया है। और उन्होंने ये कहा है कि HCPtF6 जो पहला कंपाउंड है वो इन्होंने इस हिसाब से बनाया, इन्होंने कहा जो ऑक्सीजन है और जीनॉन है इनका आयनन विभव लगभग दोनों का बराबर है। यानी ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उतनी ही एनर्जी जीनॉन में से देने के लिए ऑक्सीजन में से जितनी एनर्जी
मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए देनी पड़ती है, उतनी ही जीनोन में से देनी पड़ती है। इसी बेसिस पर इन्होंने सबसे पहले जीनोन का जो कंपाउंड बनाया वो XCPT-F6- बनाया। अब ध्यान रखना है आपको, O2+ आपसे पूछे कि नील बर्टलेट ने जो जीनोन का पहला कंपाउंड बनाया था उसका बेस क्या था, तो आप कहोगे ऑक्सीजन और जीनोन, इन दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी लगभग कैसी है, बराबर है, इसीलिए इन्होंने पहला कंपाउंड Xc+PT-F6- बनाया। अब आप सबको पता है कि आपसे यहां जीनोन के कंपाउंड पूछे जा सकते हैं, तो जीनोन प्लस फ्लोरीन बनता है जीनोन डाइफ्लोराइड। लेकिन अगर जीनोन टेट्राफ्लोराइड बनाना है तो उस स्थिति में जीनोन और फ्लोरीन का जो अनुपात होता है वो होता है 1:5। उस स्थिति में यह बनाता है जीनोन टेट्राफ्लोराइड। और यदि आपसे कहा जाए कि जीनोन हेक्साफ्लोराइड बनाना है तो उस समय जीनोन और फ्लोरीन का जो अनुपात होता है वो 1:20 होता है, और उस स्थिति में वो क्या बनाते हैं, जीनोन हेक्साफ्लोराइड बनाते हैं। तो एक बार राजस्थान बोर्ड की बुक में भी आप देख लेंगे, जीनोन पहले केस में जीनोन आधिक्य में जीनोन डाइफ्लोराइड, जब जीनोन टेट्राफ्लोराइड बनाया तब जीनोन और फ्लोरीन उन्होंने 1:5 में लिए हैं, और जब जीनोन हेक्साफ्लोराइड बनाया तब जीनोन और फ्लोरीन 1:20 में लिए जाते हैं, और जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड और जीनोन हेक्साफ्लोराइड जैसे क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। अब पिछली से पिछली बार जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वो इनका जल अपघटन पूछा था। जैसे मान लीजिए मैं जीनोन हेक्साफ्लोराइड है, इसका पूर्ण जल अपघटन कराना चाहता हूं, पूर्ण जल अपघटन। तो पूर्ण जल अपघटन का मतलब यह होता है कि आपको सारे फ्लोरीन हटाने, तो यहां 3 जल के अणु लिए जाते हैं, क्योंकि 6 फ्लोरीन हटाने के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये 6HF बन जाता है, और साथ ही साथ बनता है जीनोन ट्राइऑक्साइड। तो अगर वो आपसे कहता है कि जीनोन हेक्साफ्लोराइड का पूर्ण जल अपघटन करने पर क्या बनेगा, तो आप कहोगे जीनोन ट्राइऑक्साइड और साथ में HF बनेगा। लेकिन अगर वो कहे जीनोन हेक्साफ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन कराए, आंशिक का मतलब जैसे एक ही जल का अणु आपने लिया तो हाइड्रोजन जितने होते हैं उतने फ्लोरीन बाहर निकल गए, 2HF, ऑक्सीजन अपना इसको दे देता है, बन गया जीनोन ऑक्सा टेट्राफ्लोराइड और साथ में 2HF। अगर मान लीजिए वो कहता है ये पूर्ण जल अपघटन है, ये आंशिक जल अपघटन, इसी तरीके से वो कहता है जीनोन हेक्साफ्लोराइड का आप 2 अणु लो, तो ये भी आंशिक जल अपघटन है, क्योंकि 2 दूनी 4, तो 4 ही HF बाहर निकलेंगे। अब आपके पास 2 ऑक्सीजन आप इसको दे दोगे और 4 वो निकल गए, तो जीनोन 2 दिए ना आपने डाइऑक्साइड, और 2 फ्लोरीन रह गए डाइफ्लोराइड, ये बनेगा जीनोन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड बनेगा। समझ में आ गया होगा, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक, अब इसके बाद कुछ जीनोन के 4 कंपाउंड हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक में जो दे रखे हैं। नंबर 1 जीनोन डाइफ्लोराइड, नंबर 2 जीनोन टेट्राफ्लोराइड, नंबर 3 जीनोन हेक्साफ्लोराइड, नंबर 4 जीनोन ट्राइऑक्साइड, और नंबर 5 जीनोन ऑक्सा टेट्राफ्लोराइड। ये चीज सबसे पहले अगर हम जीनोन की स्ट्रक्चर देखें, जीनोन डाइफ्लोराइड कैसा होता है, तो जीनोन आपको पता है अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। जब भी हमें संकरण निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सिग्मा बंध और साथ में लॉन पेयर गिनते हैं। तो यहां 2 तो सिग्मा बंध है, 3 जोड़ी लॉन पेयर है, टोटल स्टेरिक नंबर 5 आता है, और 5 आने पर आप सबको पता है संकरण कौन सा होता है, sp3d होता है। sp3d संकरण के अंदर आप सबको याद करें, sp3d जो संकरण होता है उसके अंदर जो हम लॉन पेयर रखते हैं वो लॉन पेयर हमें याद होना चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखे जाते हैं। तो 3 जोड़ी लॉन पेयर आपने यहां रख दिए, और 1 फ्लोरीन यहां रखा और 1 फ्लोरीन यहां रखा, तो समझ में आ गया होगा। ये आपसे सेकंड ग्रेड आरपीएससी में पूछा जा चुका कि जीनोन डाइफ्लोराइड की आकृति लीनियर होती है और संकरण कौन सा होता है, sp3d होता है। जीनोन टेट्राफ्लोराइड की बात करें, वही जीनोन अक्रिय गैस 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन सिग्मा सिंगल बॉन्ड से,
फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। यहां मुझे 4 सिग्मा दिखे, 2 जोड़ी लॉन पेयर दिखे, टोटल 6 आया, संकरण होगा sp3d2। अब आप सबको पता है sp3d की जो ज्योमेट्री है वो तो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिड, जबकि sp3d2 के अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो होती है वर्गाकार द्विपिरामिड। इस तरह से यहां जीनॉन 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, इस तरह से एक लॉन पेयर ऊपर और एक लॉन पेयर नीचे। तो जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की जो आकृति है, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की आपको समझ में आ गई होगी, वर्गाकार समतल। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, वापिस जीनॉन 8, 6 फ्लोरीन जोड़ दिए, छह सिग्मा बॉन्ड है, एक लॉन पेयर है, टोटल 7, संकरण होगा sp3d3। और इसकी जो आकृति होती है वो होती है विकृत अष्टफल की। तीसरा जीनॉन ट्राईऑक्साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। संकरण जब भी निकालना हो सिग्मा 3 है, लॉन पेयर 1 है, टोटल 4, संकरण हुआ sp3। और इसकी जो आकृति होगी वो होगी पिरामिडियन, क्योंकि लॉन पेयर आने के कारण अब चतुष्फलकीय तो रह ही नहीं सकती। जीनॉन ऑक्सा टेट्राफ्लोराइड, एक बार ब्रीफ में बता दूंगा फटाफट क्या क्या क्वेश्चन है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, सिग्मा 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा, एक लॉन पेयर, टोटल 6, संकरण होगा sp3d2। और इसकी जो आकृति है आपको पता है इस तरह से वर्गाकार। बेटा टाइम नहीं है इतना कि मैं एक एक चीज डिटेल में, बस आइडिया ही दे सकता हूं। वर्गाकार पिरामिडियन, वर्गाकार पिरामिड। और लास्ट में एक और चीज जो मैंने आपसे पूछा, उन्होंने पूछा था कि जो विसर्जन ट्यूब है और जो हमारे ये विद्युत बल्ब वगैरह होते हैं, विज्ञापन प्रदर्शन करने के लिए जो बड़ी बड़ी होल्डिंग्स वगैरह लगे रहते हैं, तो उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप आंसर क्या कहेंगे? नियोन। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हमारी एमआरआई वगैरह होती है उसके अंदर कौन सी इनर्ट गैस का कंपोनेंट ज्यादा काम आता है? तो आप कहेंगे हीलियम। यही आपके कोर्स में इन्होंने दे रखा है। तो फटाफट 5 मिनट के अंदर में ब्रीफ में उन्हें बता रहा हूं। जीरो ग्रुप आपका 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। यहां से समझ में आ गया होगा। जीरो ग्रुप आवर्त संख्या 7 क्योंकि सातों आवर्त में है, और वर्ग संख्या 18 या इसको वर्ग संख्या जीरो ग्रुप कहते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी इनर्ट गैस ऐसी है जो प्रकृति में बहुलता से मिलती है? आर्गन। जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर लगभग आर्गन का 1% रोल है। ऑर्गेन्सॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे खींचोगे? 118 सातवें आवर्त में, सातवें आवर्त में एस, एफ, डी और पी सारे ब्लॉक के तत्व हैं। जो एन का मान होता है वही एस और पी का मान होता है। एफ का मान 2 कम और डी का मान 1 कम होता है। हमने रेडॉन भर दिया सबसे पहले, भरेंगे ऐसे 7s2 5f14 60 10 7p6, लेकिन लिखते ऐसे। समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या 7 दिखाई दे रही है, इसीलिए सातवें आवर्त का तत्व है। वर्ग संख्या देखनी होती है तो पी ब्लॉक के तत्व है। एक हीलियम को छोड़ दीजिए, वो एस ब्लॉक का है, वरना सारे पी ब्लॉक के हैं। अगर इनकी वर्ग संख्या देखनी है तो NS2 NP6 में 10 जोड़ देते हैं, इसीलिए इनकी वर्ग संख्या 18 है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका NS2 NP6 है। सिर्फ हीलियम को छोड़ दीजिए, उसका विन्यास 1s2 होता है। बॉइलिंग पॉइंट वान डेर वाल फोर्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अक्रिय गैसों के बीच में वान डेर वाल फोर्स है, लंदन फोर्स है, और वान डेर वाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड है। ऊपर से नीचे आने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का होगा। साइज की बात करें तो अपने आवर्त में सबसे बड़ा साइज अक्रिय गैसों का होता है, क्योंकि इनमें वान डेर वाल त्रिज्या है।
अपने आवर्त में सर्वाधिक आयनन विभव भी अक्रिय गैसों का होता है क्योंकि स्टेबल होती है, NH2 NP6 विन्यास है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक मानी जाती है। सबसे पहला इनका जो कंपाउंड बनाया था वो नील बर्टलेट ने बनाया था, जीनोन का कंपाउंड बनाया था। जीनोन और ऑक्सीजन दोनों की उन्होंने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी बराबर है, इसीलिए Xc प्लस PtF6 माइनस बनाया गया। जीनोन डाइफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड 3 कंपाउंड है। जीनोन आधिक्य में तो जीनोन डाइफ्लोराइड बनता है, लेकिन जीनोन और फ्लोरीन 1:5 में तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड बनता है। जीनोन और फ्लोरीन 1:20 में तो जीनोन हेक्साफ्लोराइड बनता है। अगर हमें इसका पूर्ण जल अपघटन करना हो तो सबका तरीका एक है, जितने फ्लोरीन है उतने ही आप यहाँ हाइड्रोजन सेट कर लो। जैसे जीनोन टेट्राफ्लोराइड होता तो आप 2s2o सेट कर लेते। अब जीनोन हेक्साफ्लोराइड है, 3 जल के अणु है, पूर्ण जल अपघटन होना है तो ये सारे HF बाहर निकल जाएंगे और ये तीनों ऑक्सीजन इसको दे देगा, तो जीनोन ट्राईऑक्साइड और HF बनेगा। अगर हम आंशिक जल अपघटन करें तो 2 HF तो निकल गया, तो 4 रह गए, एक को इसको दे देगा, जीनोन ऑक्सा टेट्राफ्लोराइड बनेगा। अगर 2 से कराओगे तो 4 हाइड्रोजन, 4 HF बाहर निकल जाएंगे, तो 2 तो रह ही गए और 2 ऑक्सीजन इसको दे देगा, तो जीनोन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड बनेगा। आपसे इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। जीनोन डाइफ्लोराइड सेकंड ग्रेड में पूछा गया, जीनोन डाइफ्लोराइड में संकरण sp3d आकृति रेखीय। अगली बार पूछा गया जीनोन टेट्राफ्लोराइड में संकरण sp3d2 आकृति वर्गाकार समतलीय। यही याद रखें, जीनोन ऑक्सा टेट्राफ्लोराइड में भी sp3d2 है ऑक्सीजन फंसाने पर, लेकिन आकृति वर्गाकार पिरामिडीय है। आई थी ना भैया ये जीनोन हेक्साफ्लोराइड sp3d3 विकृत अष्टफल की है। जीनोन ट्राईऑक्साइड sp3 संकरण आकृति पिरामिडीय है। और जो हमारी विसर्जन ट्यूब्स वगैरह है, जो हमारे रोड पर लाइट्स वगैरह लगी रहती हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो गैस काम आती है वो कौन सी आती है? नियोन। उम्मीद करता हूं आपके थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा जीरो ग्रुप का। अब जो नेक्स्ट आइडिया की हम बात कर रहे हैं वो है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक 10 मिनट का एस ब्लॉक है जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, एक तो फर्स्ट ए वर्ग और एक सेकेंड ए वर्ग। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। पहला क्वेश्चन, लिथियम किससे विकर्ण संबंध दिखाता है? मैग्नीशियम से। और आप सबको पता है बेरिलियम किससे विकर्ण संबंध दिखाता है? तो एल्युमिनियम से। अलग अलग वर्ग के मेंबर्स हैं लेकिन इनके गुणधर्मों में समानता है, यही विकर्ण संबंध कहलाता है। और इन सबका कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मिलेगा, लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्युमिनियम से विकर्ण संबंध दिखाता है। क्यों? तो इसका कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा कि इनका जो फाई है, इनका आयनिक विभव है, वो लगभग कैसा होता है? समान होता है। इस रेस्पेक्ट में ये भी मिल सकता है कि Li प्लस और Mg+2 की आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर होती है, इसीलिए विकर्ण संबंध दिखाते हैं। यहाँ ये ऑप्शन भी मिल सकता है, बेरिलियम और एल्युमिनियम इन दोनों की विद्युत ऋणता लगभग बराबर है, इसीलिए आपस में विकर्ण संबंध दिखाते हैं। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी फर्स्ट ए ग्रुप में घनत्व की है। घनत्व होता क्या है? वर्ग में जनरली ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में एक्सेप्शन होता है। ऑर्डर आता है लिथियम, फिर आता है पोटेशियम, देन आता है सोडियम, देन आता है रुबिडियम, देन आता है सीजियम। पहला क्वेश्चन घनत्व पर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में अपवाद है। ज्यादा पोटेशियम का होना चाहिए लेकिन ज्यादा सोडियम का होता है। ऐसा पोटेशियम का असामान्य बड़ा आकार होने के कारण इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, आप सबको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर इनर्ट गैस लेते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर इनर्ट गैस धारण कर लेते हैं। फर्स्ट ए वर्ग को क्षारीय धातु कहते हैं, सेकेंड ए वर्ग को हम क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है ऑक्सीजन से रिएक्शन। लिथियम जब वायुमंडल से रिएक्शन करता है, लिथियम जब वायुमंडल के संपर्क में आता है तो ये लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है।
सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीनों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। KO2, RbO2 और CSO। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इनकी डेंसिटी बेस पूछा जा सकता है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। दूसरा, वायुमंडल से रिएक्शन करने पर लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड में, सीजियम सुपर ऑक्साइड में, इन पर ऑक्सीडेशन नंबर आप सबको पता है +V नहीं रहेगा, और इन सब पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, +2 रहेगा। सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो जल योजन एंथैल्पी की, जल योजन एंथैल्पी। वैसे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो साइज है वो सीजियम का होगा, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। लेकिन होता क्या है, अगर हमसे जलीय विलयन की बात की जाए तो जैसे ही जलीय विलयन में इनको डाला जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और ये जो Li+ है इसका आकार छोटा होने के कारण ये बहुत ज्यादा जल के अणुओं को अपने साथ जोड़ लेता है। तो जैसे ही Li+ जल के अणुओं को जोड़ता है बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए जल योजन एंथैल्पी सबसे ज्यादा ध्यान रखें Li+ की होती है, उससे कम सोडियम प्लस की होती है, उससे कम पोटेशियम प्लस की होती है, उससे कम रुबिडियम प्लस की होती है, और सबसे कम जो जल योजन एंथैल्पी है वो किसकी होती है, सीजियम प्लस की होती है। वापस सुने, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखें, जल योजन की बात आ जाए, ऐसा भी पूछ ले कि जल योजित आयनिक त्रिज्या किसकी सबसे ज्यादा है, यानी कि जल आयनिक त्रिज्या जल के अंदर, तो ध्यान रखें Li+ का आकार छोटा होने के कारण, Li+ का आकार छोटा होने के कारण ये जल के इस तरीके से 6 लेयर्स अपने ऊपर चढ़ा लेता है, और जब जल के अणुओं को बहुत ज्यादा अपनी ओर खींचता है तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो जल योजन एंथैल्पी है वो Li+ की होती है। ऐसा भी पूछे कि सबसे ज्यादा जल योजित आयनिक त्रिज्या किसकी है, तो भी आप आंसर Li+ कहेंगे, क्योंकि 6 जल के अणु जुड़ जाने के कारण इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है। तीसरा क्या होता है कि जो फर्स्ट ग्रुप की जो धातुएं हैं या सेकेंड ग्रुप की जो धातुएं हैं, उनको जब हम अमोनिया के अंदर डालते हैं तो सॉल्यूशन नीले कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों, तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिलेगा अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन के कारण, कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अगला जो आपको दिमाग में रखना है वो रखना है अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन के कारण। मैं सिर्फ वही क्लासेस आपको बता रहा हूं जो एग्जामिनर से सबसे ज्यादा उसकी पसंद है और क्वेश्चंस पूछता है। वापस सुन लें, पहला क्वेश्चन, डेंसिटी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, सोडियम पोटेशियम में उल्टा हो जाता है, पोटेशियम कम सोडियम बाबा ज्यादा। वायुमंडल में रखने पर लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड कौन कौन बनाते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जल योजन एंथैल्पी का मतलब जल जुड़े, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। Li+ छोटा आकार, ज्यादा जल के अणुओं को जोड़ लेता है, छोटा होने के कारण खूब जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए जल योजन एंथैल्पी Li+ की, और सबसे ज्यादा जो साइज है जल योजित आयनिक त्रिज्या है वो भी Li+ की। अमोनिया में डालते हैं नीला कलर हो जाता है, रीजन क्या है, अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन के कारण। अमोनिया में डाला नीले रंग के होते हैं, अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन के कारण। एक और पूछा जाता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी, कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व। आपको 4 दे देगा, कहेगा बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और स्ट्रांशियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन के बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आपसे पूछ लेगा कि जब हम गर्म करेंगे तो जनरली कार्बोनेट्स को जब गर्म करते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है। पूछेगा किसको गर्म करने पर, किसको मतलब किसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो वो कार्बोनेट जिसके अंदर मेटल आयन का साइज छोटा होता है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। यानी बेरिलियम कार्बोनेट को जरा सा गर्म करते ही बेरिलियम ऑक्साइड और CO2 बन जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी यहां सबसे ज्यादा जो होगी वो किसकी होगी, स्ट्रांशियम कार्बोनेट की होगी। अगर आपको 4 कार्बोनेट दे दे तो ध्यान रखें जिसके साथ मेटल आयन का बड़ा साइज है, बड़ा बड़े को चाहता है, कार्बोनेट बड़ी साइज का है, तो जिसके साथ धातु आयन का आकार सबसे बड़ा हो वही कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे लिथियम कार्बोनेट,
तो लिथियम कार्बोनेट को आप जरा सा हीट कर दो, तुरंत CO2 गैस दे देगा और लिथियम मोनोऑक्साइड बना देगा। इसका रीजन यह है Li+ का आकार छोटा है भाई। Li+, फाजांस रूल याद करें, ये कार्बोनेट Li+ क्या करता है, Li+ क्या करता है, छोटे आकार होने के कारण इस ऋणायन का जबरदस्त पोलराइजेशन करता है। इसमें से कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, CO2 और Li2O बना देता है। यही कारण है कि जो कार्बोनेट जिनके साथ छोटा आयन है वो अनस्टेबल है, और जिनके साथ बड़े आयन जुड़ा हुआ है वो कैसा होता है, स्टेबल। एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें एस ब्लॉक में, सेकेंड ए वर्ग के सल्फेट की विलेयता, इस पर पूरी पॉसिबिलिटी होती है। सेकेंड ए वर्ग के सल्फेट की विलेयता, एक इस पे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। BeSO4 MgSO4, ये एक्सेप्शन है इसलिए बेटा। इसको डायरेक्ट याद करें, सेकेंड ए वर्ग के सल्फेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। यानी सेकेंड ए वर्ग के जो सल्फेट है उनको पानी के अंदर घोला जाए तो वैसे तो बेरियम सल्फेट सबसे ज्यादा आयनिक है, तो यही पानी में घुलना चाहिए, लेकिन सेकेंड ए वर्ग के सल्फेट की विलेयता ऊपर से नीचे आने पर घटती है। सबसे ज्यादा जो सल्फेट पानी के अंदर घुलता है वो कौन घुलता है, BeSO4। देखिए मेरे हिसाब से यही चीज इंपॉर्टेंट बनती है आपके राजस्थान बोर्ड की बुक में से ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है। और मेरा यही कहना है, जो चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करें, नया किसी तरह की सोचने की कोशिश ना करें। और जो मैं ये बता रहा हूँ वो ऐसा कुछ भी नहीं, आप खाना खाते समय 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को गोली की तरह ले लो तो कुछ ना कुछ तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और नेक्स्ट कल हम P ब्लॉक के महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताऊंगा।